आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, मैं आपका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करना चाहता हूँ। दोस्तों, अभी मैं अहमदाबाद से आ रहा था तो साबरमती के ऊपर एक ओवरब्रिज बना है और उसको लिखा गया है रिवर फ्रंट। और रिवर फ्रंट के ऊपर जो पुल है उसके ऊपर भगवा झंडा लगा हुआ था। हमने कहा साबरमती के संत ने हमको तिरंगा दिया और साबरमती के संत की हत्या करने वालों ने यहाँ पे भगवा झंडा लगा दिया। दोस्तों, मुल्क की जो परिस्थिति है उससे आप बखूबी वाकिफ हैं। परसों अमरनाथ यात्रियों पे हमला हुआ, हम उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन एक सवाल मन में खड़ा होता है कि मोदी जी रिकॉर्डेड भाषण में बोले थे कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद रुक जाएगा। नोटबंदी हो गई, 100 से ज्यादा लोग मर गए, लेकिन आतंकवाद नहीं रुका। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो भी बोलते हैं वो झूठ ही बोलते हैं। तो ये जब भी बोले तो बस पूछ लीजिए कि इसमें सच कौन सी बात है, क्योंकि इनका नारा था बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। मैं समझता हूँ कि उस नारे ने अपना असली रंग दिखाया है। बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार की वजह कहना चाहिए अब और बढ़ेगा किसानों पे अत्याचार, आ गई है कमीनी मोदी सरकार। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हिंदू धर्म के ठेकेदार बनकर के घूम रहे हैं। मेरा नाम कन्हैया है। मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ। अलग बात है कि मैं क्या सोचता हूँ, लेकिन मेरा जन्म तो एक हिंदू परिवार में हुआ है। क्या किए हैं ये हमारे साथ, इसके बारे में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये व्हाट्सएप मैसेज से अपना काम करते रहते हैं और सच बोलने वालों को देशद्रोही बनाते रहते हैं। तो उस मसले में मैं जाना नहीं चाहता। बस एक सवाल मोदी जी से पूछना चाहता हूँ। क्या कहते हैं उनको गुजरात में? साहेब। अच्छा, साहेब, जो किसान मध्य प्रदेश में एक साल में 837 किसानों ने आत्महत्या की है, जहां आपकी ही बीजेपी की सरकार है, क्या वो किसान हिंदू हैं कि नहीं हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जो लोग इस देश के अंदर गरीबी और भूखमरी से मर रहे हैं, क्या वो हिंदू हैं कि नहीं? ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और आज जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, उनको सबसे ज्यादा इस सवाल को सुनने की जरूरत है कि अगर किसी को बीजेपी से बचने और बचाने की जरूरत है तो वो है चालू रखो बैटिंग चालू रखो, बैट बदलेंगे बाद में। नेताजी बस
चालू करो। बोलो बोलो नेताजी, ओ नेताजी, नेताजी ध्यान दो। તમે भी वैसे देखिए, कहते हैं कि दिल की आवाज तो बिना माइक की भी पहुंच जाती है, मन की बात नहीं पहुंचती है। मन की बात को पहुंचाने के लिए रेडियो की जरूरत होती है, दिल की बात पहुंच जाती है। इसीलिए हम लोग सिर्फ बात नहीं करेंगे, थोड़ा काम भी करेंगे, क्योंकि सिर्फ बात करने का ठेका तो मोदी जी लिए हैं। दोस्तों, तो मैं ये कह रहा था कि आज के समय में अगर संघ परिवार से, बीजेपी से किसी को सबसे ज्यादा खतरा है तो वो हिंदू लोग हैं। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, क्योंकि गुजरात का इतिहास जानते हैं कि ज्यादातर व्यापारी हमेशा से भाजपा का समर्थन करते थे। ज्यादातर पाटीदार समुदाय के लोग हमेशा भाजपा का समर्थन करते थे, लेकिन यह सरकार किनके ऊपर डंडे चलाई है? सूरत में व्यापारियों को डंडे मारी है, और इससे पहले देशद्रोही बोल करके पाटीदार समाज के लोगों को जेल में डाला है। इसीलिए ये जिनका सबसे ज्यादा नाम लेते हैं और जो लोग इनको अपना समर्थन देते हैं, सबसे पहले ये उसी का शिकार करते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर राजनीति में सिद्धांत नहीं हो, अगर राजनीति अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हो, तो सबसे पहली हत्या अपने साथ में चल रहे लोगों की जाती है। और आपको मालूम है कि इसी प्रदेश में गृह मंत्री तक की हत्या हुई है। और मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो बार बार ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, इनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। अगर हिंदू धर्म की फिलॉसफी इनको मालूम होती तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि कण-कण में राम बसते हैं। कण-कण में जब राम बसते हैं तो महसाना में भी राम है, तो बाबरी मस्जिद को तोड़ करके राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? राम अगर हमारे मन में बसते हैं तो किसी धर्म के लोगों को मार करके मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? और उससे ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि तुमको राम ने बनाया, तुम राम को बनाने चले गए। तुमको राम ने बनाया, तुम राम को बनाने चले हो। कहते हैं ना, मुख में राम बगल में छुरी। उस बात को बदल करके कहना चाहिए, मुख में नाथू राम बगल में छुरी। गोडसे को अपना भगवान मानने वाले, गांधी को पाकिस्तान का जिम्मेवार मानने वाले, उनका चश्मे का फोटो लगा करके घूम रहे हैं और कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान। सही बात है, स्वच्छ भारत चल रहा है, लेकिन किसको मार करके सफाया किया जा रहा है? इस देश के अंदर दलितों को मारा जा रहा है, इस देश के अंदर गरीबों और किसानों को मारा जा रहा है, इस देश के अंदर जो ओबीसी समाज के लोग हैं, इस देश के अंदर जो आदिवासी और महिलाएं हैं, उनकी हत्या करके सफाया की जा रही है। ये इनके स्वच्छ भारत अभियान की सच्चाई है। स्वच्छ भारत अभियान तो हमने चलाया है, और आज से नहीं, जब भारत बना भी नहीं था, सिंधु घाटी सभ्यता से के बाद से ही, वैदिक काल से ही अगर इतिहास को उठा लें तो हम नालियों को साफ करते रहे हैं। आपने कब भारत को स्वच्छ बनाया? सवाल है, तो सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि स्वच्छ भारत अभियान कहना है तो 4 पत्ता गिरा करके झाड़ू लगाने का नाटक बंद कीजिए। एक बार हमारे साथ गटर में उतरिए। दोस्तों, यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज इस देश के अंदर जो परिस्थिति पैदा हुई है, जब दुनिया भर में गाय गोबर देती है, भारत में वोट दिलवाती है। भारत में गाय वोट देती है। इसीलिए कभी कभी मेरे मन में आता है कि क्या ये गाय के सच्चे भक्त हैं?
कोई भी आपको गौरक्षक मिल जाए तो शांति पूर्वक उसके पास जाइए और कहिए कि मेरे घर में एक गाय माता है, मुझे आज काम पे जाना है, तुम जरा आज उसकी देखभाल कर देना, उसको खाना खिला देना, तुम्हारे लिए उसकी रक्षा हो जाएगी, सेवा हो जाएगा, और हम नौकरी कराएंगे, खेती कराएंगे, पोस्टमैन का काम कर लेंगे, गटर साफ कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, कलरकी का काम कर लेंगे, पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, तुम जरा सेवा कर लेना। तुमने कभी सेवा नहीं की है और माता तो तुम हो ही नहीं सकते हो। माता की समझदारी अगर किसी इंसान के अंदर होती तो वो किसी के बेटे का खून नहीं बहाता। माता तो माता होती है ना, चाहे वो मेरी माता हो या मोदी जी की माता हो। लेकिन मोदी जी तो इतने महान हैं कि अपनी माता का भी ब्रांडिंग कर दिया है। अब आप बताइए, नोटबंदी हुई तो नोटबंदी में सबको परेशानी हुई, मान लेते हैं, मानने की बात है कि मोदी जी को भी परेशानी हुई होगी। लेकिन क्या अगर आपकी माता 98 वर्ष की होती तो क्या आप उनको लाइन में लगवाते थे? खुद लाइन में लग करके रुपया निकालते और उनके लिए हॉर्लिक्स खरीद करके लाते? आप मुझे जरा बता दीजिए। क्योंकि माता का ही इस्तेमाल राजगद्दी के लिए किया जा रहा है। मोदी जी, गाय माता है क्योंकि हम उसका दूध पीते हैं, लेकिन गाय हमारे लिए सत्ता पाने का टिकट नहीं है। ये बात मैं आपको कह देना चाहता हूं। और आपकी जो संवेदना है, उस संवेदना के स्तर से पता चलता है कि आप अपने झंडे पर से कमल हटा करके गधे का फोटो चिपका लीजिए। क्यों? क्योंकि मूर्खों का कोई गांव नहीं होता है, हर गांव में मूर्ख पाए जाते हैं। तो ये जो मूर्ख लोग हैं, जिनको इतिहास की समझ नहीं है, उनको इतिहास बताइए। हिंदुस्तान का इतिहास क्या रहा है? हिंदुस्तान के अंदर जो गरीब मेहनतकश आवाम रही है, जिसने खून पसीना बहाया है खेतों में, जो रेल की पटरियां लगाए हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो साफ सफाई का काम करते हैं, हमारी माताएं बहनें जो हमारे लिए खाना बनाती रही हैं, उनका योगदान है भारत निर्माण में। अगर आप उनको सम्मान नहीं देते हैं, आपको भारत निर्माण की कोई समझ नहीं। आप करना क्या चाहते हैं? आप करना ये चाहते हैं कि अंबानी और अडानी से चंदा लेकर के हमारा जो हक अधिकार है उसको छीन करके उसके खजाने में पहुंचा देना चाहते हैं। आपने कहा नोटबंदी होगी तो भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। नोटबंदी हो गई, 100 से ज्यादा लोग मर गए। मैं पूछना चाहता हूं कि उसमें कितने माल्या शामिल हैं? जो 100 लोग मरे हैं उसमें वो सारे के सारे गरीब लोग हैं। और लाइन कहाँ लगी? जब सारा का सारा ब्लैक मनी स्विट्जरलैंड में था तो लाइन, मुझे बताइए, स्विस बैंक के बाहर होना चाहिए था, जबकि लाइन SBI के बाहर लगा हुआ था। इसका मतलब ये है कि ये नोटबंदी गरीबों के खिलाफ अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। और रही बात ब्लैक मनी की, कोई ब्लैक मनी वापस नहीं आया है, सरकार इसका अभी तक ब्यौरा नहीं दी है। अगर भ्रष्टाचार कम हुआ होता तो मोदी जी के हिसाब से और अमित शाह के जुमले जी के हिसाब से आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा होता। मुझे बताइए कि आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? इसलिए दोस्तों, ये एक जुमलेबाजी का दौर है। और कल हमने कहा कि गुजरात का ढोकला पसंद है, जुमला नहीं पसंद है। इसीलिए सही नारा लगाया है कि नहीं चलेगी अब की बार जुमलेबाजों की सरकार। और ये जो लड़ाई है, आजादी कूच है, इसके बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हम आजाद हैं तो आजादी क्यों मांग रहे हैं? भाई, तुम तो आजाद ही थे, तुमने हमको गुलाम रखा है, इसलिए आजादी मांगना हमारा हक है और हक मांगेंगे हम ये तुमसे। और रही बात मांगने की, तो देश में लोकतंत्र है, बाबा साहब के सिपाही हैं, इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से मांग रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से नहीं समझोगे तो छीन के अपनी आजादी लेंगे, ये तुमको इस बात को मैं आपके दिमाग में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास भी व्हाट्सएप मैसेज पहुँचता होगा कि हम लोग आजादी का नारा लगाते हैं। स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ये आजादी कूच आज से
इसलिए स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारे सवाल वो सवाल हैं जो देश के अंदर हजारों साल से रहे हैं और जो इस देश की शोषित जनता रही है उसको झेलती रही है, उसको बर्दाश्त करती रही है। तो वो जो शोषण है, चाहे वो किसान आत्महत्या कर रहे हो, चाहे दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, चाहे महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा हो, चाहे मजदूरों को उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा हो, हमारा सीधा नारा है सबको शिक्षा सबको काम, किसानों को मजदूरी, मजदूरों को दाम, हमें चाहिए आत्मसम्मान। इसके लिए आजादी कूच किया जा रहा है। जो जमीन कागज पे बांटी गई है, उस कागज पे बांटी गई जमीन को जमीन पे बंटवाने के लिए आजादी कूच किया जा रहा है। हमारी बहन बिल्कुल ठीक कह रही थी। हमारी बहन ने कहा कि कागज पर खेती करने का हुनर तो भाजपा वालों को ही होगा, बाकी लोग तो कागज पे खेती नहीं कर सकते। इसीलिए जो जमीन कागज पे बांटी गई है उसको सही मायने में जमीन पे बांटा जाए और भूमिहीनों को जमीन दिया जाए। और रही बात आरक्षण की, एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारे साथ रेशमा बहन खड़ी हैं। आरक्षण भीख नहीं है, आरक्षण हमारा अधिकार है। क्योंकि आरक्षण किसी का हक मारने के लिए नहीं, किसी को हक दिलाने के लिए है। आरक्षण का सवाल ये है कि अगर इस देश की जनता की आबादी 125 करोड़ है तो जो हमारा टोटल रिसोर्स है उसके ऊपर 125 करोड़ लोगों की भागीदारी तय करने के लिए ये बात मैं उनसे कहना चाहता हूँ। आप अपने कमरे में एयर कंडीशन लगाते हैं तो उससे गैस निकलता है, उस गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और उस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चलते इस देश का तापमान बढ़ जाता है। जब देश का तापमान बढ़ जाता है तो गर्मी हमको भी लगती है। तो आपका प्रदूषण पे हमारा हक होगा, आपकी जमीन पे भी हमारा हक होगा। ये बात आपको तुम्हारी हमारे कंधे पे रहेगी तो लग्जरी तुम्हारी, उसमें भी हमारी हिस्सेदारी रहेगी। इसी बात को तय करने के लिए आजादी कूच है। ये बात मैं आप तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ। दोस्तों, हमने बार बार स्पष्ट किया है कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम यहाँ महसाना में किसी का विरोध करने के लिए जमा नहीं हुए हैं। हम अपना हक मांगने के लिए पैदा यहाँ खड़ा हैं और ये हक है न्याय का, ये हक है आत्मसम्मान का, ये हक है बराबरी का। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि किसी की विरोध करने की राजनीति हमारी नहीं है। कोई कांग्रेस मुक्त या भाजपा मुक्त भारत नहीं बनाना है। सही मायने में हमको शोषण मुक्त भारत का निर्माण करना है। इसलिए हम लोग यहाँ खड़ा हुए हैं। बात मैं आप तमाम लोगों से अपील के रूप में कहना चाहता हूँ। दोस्तों, जो गंभीर परिस्थिति है देश के अंदर, उसके बारे में आप सब लोग वाकिफ हैं। जुनैद के भाई मोहम्मद कासिम हमारे साथ यहाँ आए हैं। पहलू खान की जो हत्या की गई, उनके बेटे हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। और वो तमाम लोग जिनकी हत्या भीड़ के द्वारा की गई है, हम उस भीड़ की हत्या के खिलाफ हैं। और हमने बार बार कहा कि कहीं भी देश के किसी हिस्से में, दुनिया के किसी हिस्से में किसी भी इंसान का यदि खून बहाया जाता है, किसी भी नाम पे, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, पहचान हो, संस्कृति हो, भाषा हो, उस हत्या के खिलाफ हैं हम लोग। इसीलिए जब हम भीड़ द्वारा हत्या का विरोध करते हैं तो हम अयूब पंडित की जो हत्या कश्मीर के अंदर की गई है, हम उसकी भी मुखालफत करते हैं। ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। दोस्तों, देश के अंदर जो परिस्थिति है उसमें बखूबी तमाम वक्ताओं ने कहा कि किस तरीके से हमको बांटा जाता है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस देश के अंदर आजादी के आंदोलन में कौन शामिल हुए और कौन शामिल नहीं हुए। और जो लोग आजादी के आंदोलन में शामिल हुए वो हमारे पुरखे हैं। और उन्होंने जब अंग्रेजों से लड़ा, उनको कहा कि यह मुल्क हमारा है, तुम्हारी दादागिरी नहीं सहेंगे। उस वक्त जो अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय पी रहे थे, चाय पे चर्चा इनकी बहुत पुरानी है। पहले अंग्रेजों के साथ करते थे, आजकल अंग्रेजी बोलने वालों के साथ करते हैं। तो ये चाय पे चर्चा करते थे अंग्रेजों के साथ। और एक साहब हैं, हमको लगता है कि उनको पसंद करने वाले कुछ लोग इधर उधर घूम रहे हैं। सुन लो भाई, इतिहास पता कर लो। मोदी जी इतिहास में फेल हुए हैं, कम से कम तुम लोग इतिहास पढ़ लो कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। इसीलिए अंग्रेजों से माफी मांगने वाले जो लोग हैं
आज सत्ता में काबिज हुए हैं और हमारी आजादी की आवाज को दबाना चाहते हैं, क्योंकि ये गुलामी को मानने वाले लोग कभी भी इनको आजादी पसंद नहीं हो सकती है। और हम आजादी के दीवाने हैं। जब तक समाज के अंदर गुलामी रहेगी, चाहे वो जाति आधारित गुलामी हो, चाहे वो धर्म आधारित गुलामी हो, चाहे वो लिंग आधारित गुलामी हो, चाहे वो भाषा आधारित गुलामी हो, उससे हमको आजादी चाहिए। और बार बार हमने कहा कि हमें आजादी चाहिए गरीबी से, हमें आजादी चाहिए भुखमरी से, हमें आजादी चाहिए छुआछूत से, हमें आजादी चाहिए गैर बराबरी से, हमें आजादी चाहिए जातिवाद से, और हमें आजादी चाहिए आतंकवाद से और हिंसा से। ये बात मैं आपको दोस्तों, देश के अंदर जो ये माहौल पैदा किया गया है, हम अपनी जिम्मेवारी को यदि नहीं समझेंगे तो याद रखिए, एक कहानी आप सब लोग जानते हैं कि जंगल में जब आग लगी तो एक कोयल अपने चोंच में पानी को लेकर के उसको बुझाने की कोशिश कर रही थी। बड़े जानवर उस पे हंस रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी छोटी चोंच से जंगल की ये आग बुझने वाली नहीं है। कोयल ने कहा, सुनो, हमारी चोंच जरूर छोटी है, हमारी सोच छोटी नहीं है। चोंच में पानी भर करके यदि हम उस जंगल की आग को बुझा रहे हैं तो हमारा नाम बुझाने वालों में और तुम्हारा नाम लगाने वालों में लिखा जाएगा। इसीलिए दोस्तों, आज हमको तय करने की जरूरत है कि हम किस ओर खड़े हैं। एक तरफ अन्याय का पलड़ा है, दूसरी तरफ न्याय का पलड़ा है। दिल से, ईमान से अपने हाथ रखिए दिल पर और पूछिए कैसे आपको रात में नींद आती है। जब आप कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल करके उसका बलात्कार करेंगे, उस समय आपकी सोच कहाँ चली जाती है जब आप भारत माता की जय कहते हैं। भारत माता हिंदू भी है, मुसलमान भी है, दलित भी है, ब्राह्मण भी है, काला भी है, गोरा भी है, छूत भी है, अछूत भी है। इसीलिए भारत माता को मत बांटो और महिलाओं पर अत्याचार भारत माता के नाम पे बंद करो। ये बात तुमसे कहना चाहते हैं। दोस्तों, आज इस लकीर को हमको खींचना पड़ेगा कि हम किस ओर खड़े हैं। हम लगाने वालों, आग लगाने वालों के पक्ष में खड़े होंगे या आग बुझाने वालों के पक्ष में खड़े होंगे। इसीलिए हम बार बार एक लाइन खींच रहे हैं। अगर एक लाइन खींची गई है इस देश के अंदर नफरत की, उस लाइन के सामने एक हम बड़ी लाइन खींचेंगे मोहब्बत की। ये बात हमसे हम कह देना चाहते हैं। तुम अपनी नफरत फैलाओ, हम अपनी मोहब्बत फैलाते हैं। देखते हैं कि नफरत जीतता है कि मोहब्बत। यकीन मानो, मोहब्बत हार कर भी जीतता है, नफरत जीत कर भी हारता है। उनको हरा करके समझने की बात हमको कह देना चाहते हैं। और हम लोग क्या कह रहे हैं, आप इस मंच पे के लोग जो खड़े हैं और इस भीड़ में जो लोग खड़े हैं, उनका नजरिया देखिए। उनके अंदर जो विविधता है, उस विविधता को पहचानने की कोशिश कीजिए। यहाँ दलित महिलाएं खड़ी हैं तो पाटीदार महिला भी खड़ी है। यहाँ हिंदू खड़ा है तो मुसलमान भी खड़ा है। यहाँ अगर दलित खड़ा है तो ब्राह्मण भी खड़ा है। यहाँ अगर ऊंच खड़ा है तो नीच खड़ा है। ये जो बंटवारा है, इस बंटवारे को मिटा देना चाहते हैं। एक मुकम्मल भारत का निर्माण करना चाहते हैं। और आप एक भारत का निर्माण कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप बांटने वाले लोग हैं। आपसे एक भारत का निर्माण नहीं हो सकता है। हम एक भारत का निर्माण करेंगे, और एक भारत का निर्माण टैक्स लगाने से नहीं होता है। ये जो आप कह रहे हैं कि एक भारत में एक टैक्स होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर हम गुजरात के लोगों को आकर के कहें कि तुमको रोज जो है बिहारी रोटी खानी पड़ेगी, तुम मोदी जी खाएंगे? सिंपल सा सवाल है, सीधा सा सवाल है कि क्या तमाम देश की संस्कृति को एक किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। आप ढोकला खाइए, हमको जो है रोटी खाने दीजिए। जिसको जो खाना है उसको खाने दीजिए। अपनी संस्कृति दूसरे पे मत थोपिए। अगर भारत को एक बनाना है तो उसको न्याय के सूत्र में पिरो करके एक बनाया जा सकता है। और वो न्याय का सूत्र ये होना चाहिए कि ना बिहार में दलितों के ऊपर अत्याचार होगा, ना गुजरात में दलितों के ऊपर अत्याचार होगा। ये बात हमको तय करनी पड़ेगी। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अगर आप भारत को एक करना चाहते हैं, श्रेष्ठ करना चाहते हैं, तो महिलाओं पे अत्याचार बंद कीजिए। लेकिन महिलाओं को लेकर के इनका नजरिया क्या है? कुछ महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, उनको मालूम है कि एक तो जाति का अछूतपन, उससे ऊपर औरत होने का अछूतपन। कुछ दिन पहले महिलाओं को पूजा अनुष्ठान में साथ में नहीं बिठाया जाता था।
और आज भी मैं बता देता हूँ, हमारे प्रदेश के कई इलाकों में जब महिलाओं की माहवारी होती है तो उसको किचन तक में घुसने नहीं दिया जाता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक भारत यदि बनाना है तो महिलाओं और पुरुषों के बीच में शोषण करना बंद करो, तब जाकर के एक भारत का निर्माण हो। अगर एक भारत की बात करना चाहते हो तो जो ऊंच और नीच का कैटेगरी बनाया गया है उस कैटेगरी को मिटा दो, उस श्रेणी को मिटा दो, तब एक भारत का निर्माण होगा। जो अमीरी और गरीबी की खाई पैदा की गई है, उसमें जो नफरत भरा गया है उसमें मोहब्बत भर दो, बराबरी भर दो, उससे एक भारत का निर्माण होगा। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, ये परिस्थिति आज हमारे सामने है कि हमारा न्याय अधिकार न्याय के नाम पे छीना जा रहा है। क्या कहते हैं ये लोग? सामाजिक समरसता करेंगे समरसता। बहुत बढ़िया बात है, तो शुरू कराइए। संघ के लोग हैं, सुने इस बात को। इनका एक कार्यक्रम चला है, चूल्हा चक्की प्रोग्राम। उसमें ये क्या करते हैं कि दलितों के घर में जाकर के खाना खाते हैं। बहुत बढ़िया, किसी दिन दलितों को बुला करके अपने घर में खाना खिलाइए। बारात निकले, कभी ब्राह्मणों से चल करके दलितों के घर पहुंचे और कभी दलितों के घर से चल करके ब्राह्मणों के घर पे पहुंचे, भारत का निर्माण होगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो समरसता है, समरसता नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी चालाकी है। ये समरसता की बात, न्याय की बात को पीछे धकेलने के लिए किया जा रहा है। हम कहते हैं, हमारे यहाँ एक कवि हुए थे रामधारी सिंह, वो कहते हैं, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न सबका सम होगा, नहीं किसी को बहुत अधिक और नहीं किसी को कम होगा। समरसता बिना न्याय के नहीं आएगी। भूमिहीनों को जमीन बांटिए, अपने आप सामाजिक समरसता गुजरात के अंदर आ जाएगी। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हक मार लीजिएगा और तब कहिएगा कि समरस होकर के रहिए। हमारे ऊपर अत्याचार कीजिए और आप कहिए कि आप समरस बने रहिए। साहब, ये सहनशीलता आपको मुबारक। हम तो रोड पे संघर्ष करने के लिए निकल पड़ेंगे और रोड पे निकले हैं और अपना न्याय और हक लेकर के दम लेंगे। ये बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ। दोस्तों, देश के अंदर जो माहौल है, क्या कहा जाता है, आजकल एक नया नारा चला है, एकल हिंदू का। ये एकल हिंदू की बात क्यों की जाती है? क्योंकि जब तक वोट नहीं लेंगे तब तक नोट तो देगा नहीं अंबानी अदानी। तो लोगों का वोट लें, फिर उनसे नोट लें और हमारा जमीन, हमारी फैक्ट्री, हमारा कारखाना, हमारे खनिज पदार्थ उनके हाथ में बेच दें। इसलिए ये एकल हिंदू किया जा रहा है। तो हिंदू को एक करने के लिए क्या जरूरी है? किसी ना किसी को तो दुश्मन बनाना पड़ेगा ना। इसीलिए मुसलमानों को चुन लिया गया है और कहा जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ हम सारे हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। हम कहते हैं कि बेईमानों के खिलाफ हम तमाम ईमानदारों को एकजुट होना चाहिए। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये अपने भाषण में कहते हैं। इस बार कुंभ का मेला लगा था, उसमें दलितों के लिए अलग से घाट बनाया गया था और कहा गया कि आप कुंभ नहाने के लिए आइए, लेकिन हमारे साथ स्नान मत कीजिए। अरे भाई साहब, सांस लेते और छोड़ते हैं, यही हवा तुम भी लेते और छोड़ते हो, वहाँ तो कोई नहीं है। ये जो बंटवारा है, दरअसल यह बंटवारा इनकी नीयत है। नीति बदल सकते हैं, नीति बना सकते हैं, नीयत का क्या कर लेंगे, वही बेईमान है। इसीलिए एकल हिंदू का जो नारा है वो इसलिए है कि दलित हिंदू, और ये शब्द मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शब्द संघ के बड़े बड़े विचारक, हालांकि उनके पास कोई विचार नहीं है, फिर भी वो कहते हैं कि वो विचारक हैं। तो बड़े बड़े विचारक कहते हैं कि जो दलित हिंदू है उसको मुसलमानों को मारना चाहिए। अरे क्यों मारेगा? जहाँ एक मुसलमान कपड़ा सिल रहा होता है, ठीक उसके सामने कोई दलित जूता सिल रहा होता है। तुम फाड़ने वाले हो, हम सिलने वाले हैं। तुम मारने वाले हो, हम बचाने वाले हैं। इसलिए हम तुम्हारे नाम पे हिंसा नहीं करेंगे। और ये तो गांधी की धरती है, आप लोग तो मानते हैं ना। बाहर में लोग कहते हैं कि ये मोदी की धरती है। तो ये अब आप लोगों की जिम्मेवारी है कि मेहसाना से जो ये आजादी कूच निकली है, तो उस आजादी कूच को दांडी मार्च से भी बड़ा करके
बताइए कि ये मोदी की नहीं गांधी की धरती है, ये जिम्मेदारी आपकी है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मारने वाले हैं उनसे बचाने वाला बड़ा होता है। इसीलिए हम हिंसा की बात नहीं करेंगे, हम मारपीट की बात नहीं करेंगे। एक हमारे ABCD ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, ABCD ABVP, जरा उनको कॉन्टिन्यूएशन में कर दिए ABCD, बोलने में ठीक रहेगा। तो ये जो ABCD के लोग हैं ये एक नारा लगाते हैं हिंदी में, खून से तिलक करेंगे गोलियों से आरती, पुकारती पुकारती माँ भारती पुकारती। जब तुम माँ भारती की बात करते हो तो माँ की बात करते हो ना, खून किसके ऊपर चलाओगे? माँ के बेटे या बेटियों के ऊपर चलाओगे ना। हमको नहीं खून बहाना है किसी का, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इस देश के अंदर अगर खून बहा है तो शोषितों का खून बहा है। इसीलिए हमको शोषितों का खून नहीं बहाना है। हमको कहना है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह कि हम शिक्षित होएंगे, संगठित होएंगे, संघर्ष करेंगे सामाजिक न्याय के लिए, सबके हक और बराबरी के लिए। हमें हिंसा के रास्ते पे मत फेंको। और ये जो एक नफरत एक दूसरे के खिलाफ खड़ी की गई है वो इसलिए खड़ी की गई है कि हम अपने हक की बात न कर पाए। आप बताइए, आप जब सुबह उठते हैं, अगर मैं महिलाओं से पूछूं तो उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? अगर बाहर काम करने के लिए जाती हैं तो काम पे पहुंचना, अगर घर में काम करती हैं तो घर का काम करना। क्या आपको इस बात की चिंता होती है कि आज जरा धर्म की सुरक्षा कर लें? कोई भी इंसान जो मेहनत कश है, जो किसानी करता है, मजदूरी करता है, सफाई का काम करता हो, क्लर्क हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वो कभी यह सोचता है कि वो अपना काम छोड़ करके धर्म की रक्षा कर ले, क्योंकि उसके लिए उसका काम ही धर्म होता है। और इसीलिए जब काम ही धर्म होता है तो नेताओं का काम क्या है? नेताओं का काम है जनता की सेवा करना। जो मोदी का सूट पहन करके, बताइए वो कैसे धार्मिक हो सकता है? वो अधर्मी और कुकर्मी है कि नहीं? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं विद्यार्थी हूँ तो मेरा काम है पढ़ाई करना, मेरा धर्म है पढ़ाई करना। और जो हमने पढ़ा है आपके मेहनत के पैसे से, आपके टैक्स के पैसे से, मैं वापस आपको करूं। समाज के अंदर जो समस्या है उससे मैं आपको अवगत कराऊं और उन समस्याओं को दूर करने के लिए कंधे से कंधे मिला करके आपके साथ संघर्ष करूं। क्या ये हमारा धर्म है कि नहीं? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और यदि ये मेरा धर्म है तो जब मैं अपना धर्म निभा रहा हूं तो ये कहते हैं कि राजनीति कर रहा है। सुनिए मोदी जी, राजनीति का चस्का आपको लगा है। बड़ौदा छोड़ करके बनारस पहुंच गए हैं। ढोकला खाते खाते आजकल जो है उत्तर प्रदेश का चावल का मजा ले रहे हैं। आप राजनीति कर रहे हैं और राजनीति करने में आप इतने मशगूल हो गए हैं, यह बात भी भूल गए हैं कि अगर धर्म निभाने की बात हो तो पति का भी कोई धर्म होता है। पति का भी कोई धर्म होता है। पत्नी अपना धर्म निभा रही है, पति अपना धर्म नहीं निभा रहा। और पति क्या कहता है? भाइयों बहनों, हमने देश के लिए घर छोड़ दिया। झूठ बोलना बंद करो। अंबानी और अदानी के लिए तुमने गुजरात छोड़ दिया, तुमने देश के लिए घर नहीं छोड़ा। अगर देश की बात होगी तो देश के लोगों से बनता है। जब देश के लोगों से बनता है तो लोग सब वही हैं, गुजराती हो या बंगाली, बिहारी हो या तमिल, लोग तो लोग ही हैं ना। तो गुजरात में रह करके ही सेवा करते हैं। लेकिन नहीं, पीएमओ में बैठना बहुत अच्छा लगता है और बाहर जाकर के विदेशी नेताओं के साथ फोटो खिंचाने में तो और मजा आता है। ये जो फोटो खिंचाने का कार्यक्रम चला है, उस फोटो खिंचाने से देश की सेवा कैसे हो रही है, इस सवाल को हमको पड़ताल करनी पड़ेगी। और पड़ताल जब करते हैं तो कुछ सवाल आता है ये अबोध से मन में कि मोदी जी आप कहे थे कि जब हम मंत्री बनेंगे, नहीं मंत्री नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे, मंत्री तो ये बन नहीं सकते क्योंकि जब मोदी जी हैं तो सिर्फ मोदी जी हैं, फिर दूसरा कोई नहीं है।
अब देखिए कि उनके चक्कर में क्या हुआ है, जिसका ये माइक पकड़ते थे उसको ये वेटिंग टिकट पकड़ा दिए। आज तक बेचारे का प्रधानमंत्री का टिकट कंफर्म ही नहीं हुआ। उसके बाद जो ये है कि राष्ट्रपति का टिकट भी कंफर्म नहीं हुआ। अब तो ये सोच रहे थे कि बेकारे सोमनाथ से रथ यात्रा लेकर के निकले, इससे अच्छा तो शिवराज के यहाँ से रथ यात्रा करते तो प्रधानमंत्री बन जाते। है तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा यह जो कांग्रेस ने 70 साल के अंदर देश को बर्बाद किया है, हमको कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। सारा कांग्रेसी ये सुनते ही जो जो चुनाव जीता था इमीडिएटली इनकी पार्टी में शामिल हो गया। अब मुझे बताइए कि रीता बहुगुणा जब कांग्रेसी थी तो भ्रष्टाचारी थी, और भाजपा में मंत्री बनते ही सदाचारी बन गई। जो कांग्रेसी कांग्रेस में है